नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो नेपाल में जो हाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से कई सारे लोग इंक्लूडिंग अस ये अनुमान लगा रहे थे कि नेपाल फिर से चाइना के पलड़े में जाकर बैठ जाएगा और भारत से फिर से दूरियां बना लेगा। अब ऐसा क्यों? तो एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा यानी कि पुष्प कमल दहल को हटाकर केपी शर्मा ओली, जो उसके पहले पीएम रह चुके हैं, उन्होंने फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। वो हाल में नेपाल के पीएम है और उनको ये बताया जाता है कि वो चाइना के टट्टू हैं, चाइना की ही फेवर करते हैं। तो उनके वापस आने से कई सारे लोग इंक्लूडिंग अस, जैसे कि हमने कहा, ये अनुमान लगा रहे थे कि वो फिर से चाइना के पलड़े में जाकर बैठ जाएंगे और भारत से जो रिश्ते हैं, नेपाल के भारत से जो रिश्ते हैं, उसको और भी कमजोर कर देंगे। लेकिन रिसेंटली सत्ता में आने के बाद केपी शर्मा ओली ने यह बयान दिया था कि वो भारत और चाइना के बीच में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बात उन्होंने कही थी बैलेंस बनाने की इंडिया और चाइना के बीच में, उसके ऊपर वो चलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर हमने ये बताया था कि केपी शर्मा ओली ने हड़बड़ी में आकर चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक्सटेंशन है, जो कि नेपाल में आता है, उसके लिए अग्रीमेंट साइन कर दिया है। उसके लिए वो खास बीजिंग गए थे और वहां जाकर उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की थी। उसके ऊपर हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और तभी हमने ये बताया था कि ये बहुत ही डाइसी है और भारत के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट ये नुकसान कारक भी हो सकता है, क्योंकि चाइना भारत की ठीक बॉर्डर पर नेपाल में आकर बैठ सकता है। तो उसी के चलते ये भारत के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। लेकिन इसके सामने केपी शर्मा ओली ने जैसे कहा था कि वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो उसी पर चलते हुए आज ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत के साथ एनर्जी डील को वो और भी आगे ले गए हैं। दोनों देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स की आज 12वीं बैठक हुई और उसमें यह कंक्लूड किया गया कि 400 किलोवोल्ट्स की 2 ट्रांसमिशन लाइन भारत नेपाल के बीच में बिछाई जाएगी। तो ये जो 2 लाइन्स हैं, उसमें से एक लाइन होगी दुहाबी से पूर्णिया के बीच में यानी कि बिहार के बीच में, और दूसरी लाइन होगी दोधरा और बरेली के बीच में यानी कि यूपी के बरेली के बीच में। तो इसी प्रकार से 400 किलोवाट की 2 लाइंस क्रॉस बॉर्डर बिठाई जाएंगी, उनको इंस्टॉल किया जाएगा। इस प्रकार की बात निकल कर आई है, इसके ऊपर अग्रीमेंट बना है और ये बताया जा रहा है कि इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो तय की गई है 2030 तक की। जी हाँ, 2030 तक में ये दोनों लाइंस बिछा दी जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी। इस प्रकार की बात आज की मीटिंग में से निकल कर आई है। तो इसी प्रकार से 2 नई ट्रांसमिशन लाइंस को इंडिया नेपाल के बीच में इंस्टॉल करने पर अग्रीमेंट बन गया है। इसके अलावा 3 और ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने की बात भी चल रही है, जिनकी कंप्लीशन डेट बताई जा रही है 2035 तक की, जिनमें से 2 लाइंस होंगी 400 किलोवोल्ट की और एक लाइन होगी 220 किलोवोल्ट की। अब वो जो 220 किलोवोल्ट की लाइन होगी उसमें ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जिनकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी अपग्रेड करने की बात चल रही है। तो इसी प्रकार से एनर्जी के सेक्टर में भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते और भी सुदृढ़ होते जा रहे हैं और इसी के जरिए भारत और नेपाल के रिश्तों को भी और भी स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसके अलावा भारत की तरफ से जो पहल की जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने ये प्रॉमिस किया है कि अगले 10 सालों में वो नेपाल के पास से 10,000 मेगावाट तक की बिजली खरीद सकता है। अब ये जो बात है वो बहुत ही बड़ी है, खास करके नेपाल के लिए। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के पास अलग अलग रास्ते हैं एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिर आप पूछेंगे कि ये जरूरत क्यों पड़ी, ये परचेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ये जो परचेस की जाएगी इसमें से ज्यादातर बिजली ट्रांसमिट करके बांग्लादेश को सेल की जाएगी, वहां पर भेजी जाएगी। इस तरह के प्लान्स बनाए गए हैं। ये बात कुछ समय पहले की है, जहां पर बांग्लादेश को ऑलरेडी भारत बिजली सप्लाई कर रहा था और ये जो लाइंस निकल कर आ रही हैं उनको भी एक्सटेंड करके बांग्लादेश को सेल करने की बात चल रही है। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के पास से, खास करके छोटे कंट्री के पास से कोई चीज परचेस करता है, तो वो परचेस छोटे कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, उसको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो उसी के चलते ये नेपाल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील बन जाएगी, बहुत ही बेनिफिशियल डील बन जाएगी, जिसको नेपाल अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेगा। इसके सामने भारत बांग्लादेश को ये बिजली सेल कर सकता है, लेकिन हाल में अदानी ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, बिकॉज बांग्लादेश से पेमेंट आना बाकी है, बहुत सारा पेमेंट पेंडिंग है अदानी का। तो उसी के चलते थोड़ी बहुत ब्रेक लगाई है, जिसके चलते वहां पर बांग्लादेश में यूनुस ने उछलना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि यूनुस अपना जो नैरेटिव है और अपनी जो एक्टिविटीज है उसको थोड़ा टोन डाउन करे और पॉसिबली आने वाले समय में ये जो एनर्जी नेपाल से होकर भारत में आ रही है वो फिर आगे बढ़कर बांग्लादेश तक पहुंचाई जाए। तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए।
तो अल्टीमेटली यहाँ पर वही हो रहा है जो रशियन ऑयल के केस में भारत ने किया है ऑलरेडी, जहां पर रशियन ऑयल को रॉ प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज करके उसको रिफाइन करके आगे बेचा गया है। उसी प्रकार का यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में भी देखा जा रहा है, लेकिन रशियन ऑयल के मामले में थोड़ा बहुत बेनिफिट देखा जा रहा था, यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट से ज्यादा डिप्लोमेटिक बेनिफिट देखा जा रहा हो, इस प्रकार का मालूम पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या ये जो डील भारत और नेपाल के बीच में हुई है, जहां पर भारत नेपाल के पास से अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली लेने वाला है, वो क्या बेनिफिशियल है? और वो जो आगे बांग्लादेश में भेजने की बात, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, या ये घाटे का सौदा होगा भारत के लिए? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसमें एक और बात ऐड कर दें, ये जो 2 नई ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने की बात चल रही है, उसमें 51% जो कॉस्ट है वो नेपाल की कंपनी बेयर करेगी और 49% जो कॉस्ट है वो बेयर करेगी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से इसका जो एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कितना परसेंट कौन स्पेंड करेगा और कितना परसेंट कौन स्पेंड करेगा। क्या ये भारत के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी खबर लाने में बहुत ही परिश्रम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, तो उसको सिर्फ एक लाइक करके सफल करें। साथ ही में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके हमको प्रोत्साहित भी करते रहें ताकि हम लोग अनइंटरप्टेडली ऐसी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।